उत्तर प्रदेश के रहने वाले हमारे सब्सक्राइबर अमित प्रजापति एक पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। जैसे बिस्लेरी, किनले, इन सब के पानी बॉटल्स होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार इस फैक्ट्री में पानी को प्यूरिफाई करके उसे बॉटल में पैक करने का काम किया जाता था। अब ये फैक्ट्री गांव के अंदर सिचुएटेड थी और इस फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के लिए फैक्ट्री के बाहर ही कुछ कमरे बनवाए गए थे, जिसमें काम खत्म करने के बाद वो लोग आराम से आके रह सके। अमित बताते हैं कि एक दफा इनकी नाइट शिफ्ट चल रही थी। फैक्ट्री के अंदर मौजूद मशीन्स की तेज आवाज के कारण किसी और चीज की आवाज बहुत ज्यादा क्लियर सुनाई नहीं पड़ती। अब इसी बीच मशीन ऑपरेट करते हुए देर रात इनको ना किसी के पुकारने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो एकदम धीमी सी फेडेड आवाज थी, पर इनको इतना समझ आ रहा था कि कोई इनका नाम लेके इनको पुकार रहा है। अब जब अमित ने एकदम ध्यान से सुना तब इन्हें पता चला कि वो आवाज फैक्ट्री के जस्ट पीछे जो गेट बना हुआ है उसके बाहर से आ रही है। यहाँ पर अमित को लगा कि शायद कोई साथ में काम करने वाला होगा, मे भी उसको मेरी किसी तरीके की मदद की जरूरत होगी। अब ये सोचकर अमित ने काम छोड़ा और चुपचाप उस पीछे वाले गेट की ओर जाने लगे कि आखिर इस टाइम पर उन्हें आवाज कौन दे रहा है। और भाई साहब, यहीं से एक ऐसे भयानक चैप्टर की शुरुआत होती है जिसने वहां काम करने वाले लोगों को अंदर से हिला के रख दिया एकदम। ये आप बीती मुझे खुद अमित भाई ने शेयर किया है, जिनके ईमेल का स्क्रीनशॉट अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के पास एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सुरसंदा। अमित भाई का घर इसी सुरसंदा गांव में था और जो भी आप घटना सुनने वाले हैं ये है 2025 की। अमित भाई अपने गांव में रहकर कोई रोजगार ढूंढ रहे थे, पर इनको ऐसा कोई काम मिल नहीं रहा था। फिर इनको अपने किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू एक पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बनाने वाली फैक्ट्री के बारे में पता चला। अब ये फैक्ट्री अमित भाई के गाँव से कोई 20 किलोमीटर दूर लखनऊ फैजाबाद रोड के अंदर एक गांव पड़ता है। इन्होंने गांव का नाम तो बताया, पर मैं उसे रिवील नहीं करना चाहता। उस गांव के अंदर ये फैक्ट्री लोकेटेड है। अब उस फैक्ट्री के बाहर ही वहां काम करने वाले वर्कर्स के लिए कमरे भी बनवाए गए थे, तो अमित के लिए काफी आसान हो गया कि ठीक है, मुझे रोज अपने गांव से अप डाउन नहीं करना पड़ेगा। इनको वहां पर एक मशीन ऑपरेटर का काम मिलता है। अब ये वहीं फैक्ट्री के बाहर जो कमरे बने हुए थे उसमें रहने लगे और इनके साथ जो बाकी लोग वहां पर काम करते थे वो भी रहते थे। मतलब वहां 4 रूम्स बने हुए थे फैक्ट्री वर्कर्स के रहने के लिए। अच्छा, अब एक चीज समझना कि जो वो फैक्ट्री है उसके अंदर 2 फ्लोर्स बने हुए हैं, एक तो ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर एक फ्लोर बना है। तो जो ऊपर वाला फ्लोर था उसमें एक ऑफिस बना हुआ है और ग्राउंड फ्लोर पर भी एक ऑफिस बना हुआ था। अमित लिखते हैं कि वो ऊपर वाला जो ऑफिस था ना, वो हमेशा बंद रहता। मतलब हमें सख्त हिदायत दी गई थी कि कोई भी उस ऑफिस के अंदर नहीं जाएगा। पर ताजुब करने वाली बात ये थी कि उस ऑफिस के अंदर कोई ताला मार के नहीं रखता था, बस गेट की कुंडी लगी होती और इनको इंस्ट्रक्शन मिल जाता कि कोई भी नहीं जाएगा ऊपर। अच्छा, ये ऑफिस जो कंपनी के मालिक हैं उनके भाई की है और जो दूसरा वाला ऑफिस था ग्राउंड फ्लोर पर, ये कंपनी के मालिक की है। कंपनी के मालिक कभी कभी आते वहां पर देखने के लिए और परमानेंट बेसिस पे उन्होंने एक सुपरवाइजर रख रखा था। अब जब से अमित ने वो नौकरी ज्वाइन की थी उसके 1 महीने तक इन्होंने डे शिफ्ट में काम किया। 1 महीने के बाद इनकी शिफ्ट चेंज होके रात की हो जाती। अमित बताते हैं कि एक रात ऐसे ही मैं फैक्ट्री के अंदर बॉटल ब्लोइंग मशीन पे काम कर रहा था। इस मशीन से बॉटल बनाए जाते हैं और इसे जनरली 2 लोग ऑपरेट करते हैं, पर उस दिन एक बंदा नहीं आया था तो अमित अकेले ही उस मशीन पर काम कर रहा है। अब एक चीज समझना कि फैक्ट्री के अंदर जहां मशीन रखी गई है उस मशीन से थोड़ी दूर पर पीछे की ओर जो फैक्ट्री का वॉल है, उसी वॉल से लगा हुआ एक गेट है। उस गेट के दूसरी साइड खुला एरिया है चबूतरा जैसा, ठीक है, और उधर ही वर्कर्स के लिए एक छोटा सा वॉशरूम भी बना हुआ है। अब अमित यहाँ चुपचाप उस मशीन पर काम कर रहे थे। काम करते करते इनको रात के कोई 11:30 बज गए। मशीन की आवाज भी काफी लाउड थी तो इनको और ज्यादा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ये चुपचाप अपने काम में लगे हुए हैं और इसी बीच इन्हें एहसास होता है कि कोई इनके कान के पास से इनका नाम पुकारते हुए उस गेट की ओर भाग गया। अब ये सुन के अमित थोड़े से चौकन्ने हो गए कि भाई कौन मेरा ऐसे नाम पुकार रहा है। पर इनको लगा कि शायद मेरा कोई वहम होगा, क्योंकि इतना तेज मशीन चल रहा है और इस बीच जो अगर कोई मेरा नाम पुकारता भी है तो मुझे क्या ही सुनाई देगा। तो इस चीज को एक वहम समझ के अमित ने टाल दिया। ये चुपचाप मशीन पर लगे रहे और कोई 10-12 मिनट के बाद इनको फिर से अपना नाम सुनाई देता है, पर इस बार वो आवाज बहुत धीमी थी। अब इनको अपना वो नाम लगातार सुनाई देने लगा। मतलब ऐसा होता है ना कि एक बार कोई इनका नाम बोल के रुक जाए तब अमित उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर ये लगातार 2-3 मिनट तक सुनते रहे कि भाई कोई मेरा नाम पुकार रहा है और ये आवाज आ रही थी उसी पीछे वाले गेट की ओर से। अब देखो, इस समय अमित ने ऐसा एज्यूम किया कि जो उस मशीन पर दूसरा वर्कर काम करता है, जो आज नहीं आया फैक्ट्री के अंदर, मे भी उसकी तबीयत बिगड़ गई हो और वो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है।
अब इस टाइम पर अमित अपना काम रोक के उस गेट की ओर जाने लगा। उस गेट के पास जाके पहले उसने कुंडी खोली और फिर जो बाहर चबूतरा वाला एरिया था उस ओर नजर मारने लगा कि आखिर कौन मेरा नाम पुकार रहा था। अब उस चबूतरे के एकदम लास्ट कोने में एक छोटा सा टीला जैसा बना हुआ है। उस टीले के ऊपर एक बल्ब लटक रहा है और उसी बल्ब के नीचे जो मैंने लेबर्स का वॉशरूम मेंशन किया था वो बना हुआ है। उसी बल्ब की रोशनी में लेबर्स जो है उस वॉशरूम को यूज करने जाते थे और फिर वापस फैक्ट्री में आके काम करते थे। अब अमित यहाँ पर उसी बल्ब की रोशनी में देखने लगे उधर उधर कि कौन है। जब इनको कोई भी दिखाई नहीं दिया तब इन्होंने इनका जो साथी लेबर था जो आज एब्सेंट था उसका नाम लेके ऐसे गाली देके बोला कि तू है क्या रे, डैश 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 समझ जा। पर इसको अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अब अमित को लगा कि यार मे बी मुझे ना कोई ऐसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। ये पीछे मुड़ते हैं और वापस फैक्ट्री के अंदर जाने लगते हैं। अब इससे पहले कि वो गेट से अंदर पहुंचते हैं जो वॉशरूम के ऊपर बल्ब टंगा हुआ था वो फूट जाता है। एकदम अंधेरा हो गया उस एरिया में। अमित ने एक बार बस पीछे मुड़ के देखा और इस बार इनको अपने पास से एक बहुत गंदी स्मेल आने लगी। अब अमित गांव से बिलोंग करते थे, इनको बहुत अच्छे से पता था कि भाई ऐसी जब कोई स्मेल आए तो उस पर टोकते नहीं है। ये बिना टोके चुपचाप गेट को बंद करते हैं और वापस आके मशीन पर काम करने लगे। अमित का कलेजा तो यहाँ बहुत तेजी से धड़क रहा था, पर भाई इन्होंने जैसे तैसे खुद को मनाने की कोशिश की कि मे भी कोई मेरा साथी ही वर्कर होगा जो मुझे ऐसे परेशान कर रहा है। अब अपने दिमाग को बहलाने के बाद अमित फिर से उस मशीन को चलाने लगते हैं और कुछ ही देर के बाद ही जो वो मशीन है उसके साइड में ना एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है सिल्वर कलर का। उस सिल्वर सरफेस पे इनको दिखाई देता है कि भाई इनके जस्ट पीछे कोई 6.5-7 फीट का एक बंदा खड़ा है। अब अमित यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ के एक ऐसी पोजीशन ले लेते हैं जिससे उनको अपनी तिरछी आंखों से वो बंदा पीछे वाला दिखाई दे सके। जब अमित ने एकदम हल्के से देखा तो इसने पाया कि भाई वो बंदा अमित को बहुत बुरी तरीके से घूर रहा था। अब इससे पहले कि अमित कुछ भी रिएक्ट करते हैं अचानक फैक्ट्री की लाइट चली जाती है। एकदम घनघोर अंधेरा हो रखा है अंदर। और फिर जो वो बंदा पीछे खड़ा था ना उसने अमित को पकड़ के उसका सर फैक्ट्री के मशीन पे लड़ा दिया। अब सर टकराने के बाद वो दोबारा अमित को पीछे खींच के जमीन पर पटक देता है। अब अमित बताते हैं कि भैया उस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा था ना कि वो जो भी है वो मुझसे बोल रहा है इनडायरेक्टली कि यहां पर काम मत करो, चले जाओ यहां से। यहां अमित बिना कोई रिस्क लिए चुपचाप फैक्ट्री के बाहर निकलने लगता है और जब ये फैक्ट्री के एग्जिट डोर पर पहुंचा तब इसने एक बार पीछे मुड़ के वो जो ऊपर ऑफिस बना हुआ था उसकी ओर देखा। और भाई इस टाइम पर अमित को एहसास हुआ कि उस ऊपर वाली ऑफिस के बाहर खड़े होके कोई तो अमित को लगातार देखे जा रहा है। ये तुरंत भागते हुए फैक्ट्री से बाहर निकलता और सीधा अपने रूम में जाके बेड पे लेट जाता है। अब जब सुबह अमित की नींद खुली तो भाई ये पाता है कि इसे बहुत तेज फीवर चढ़ चुका है। शरीर में एकदम थकान हो रही है, ऐसा लग रहा है कि पूरा बदन टूट रहा है इसका। अब उस दिन सुपरवाइजर ने अमित को डॉक्टर के पास ले जाके दिखाया, इसे दवाई वगैरह दिलाई, पर शाम तक भी अमित को कोई आराम नहीं था। फिर सुपरवाइजर बोलता है कि बेटा एक काम करो, तुम अपने गांव चले जाओ वापस। जब ठीक हो जाना पूरी तरीके से तब वापस आके काम पे लग जाना। अब उस फैक्ट्री से अमित के गांव पहुंचने में कोई 35-40 मिनट का टाइम लगता है। अब उसी फैक्ट्री में अमित के गांव के पास वाले गांव का एक बंदा भी काम करता था और उसका नाम था सोनू। सुपरवाइजर ने सोनू को बोला कि एक काम करो, तुम अमित को लेके उसके गांव चले जाओ और उसे घर पे ड्रॉप कर देना। ऐसे अकेले तो जा नहीं सकता ये, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब सोनू बोलता है कि ठीक है, मैं भी जाता हूँ और 1-2 दिन अपने घर पे रह के फिर वापस आ जाऊँगा। सुपरवाइजर से छुट्टी लेके सोनू और अमित दोनों अपने गाँव के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ ये लोग सुपरवाइजर की स्प्लेंडर बाइक लेके निकल रहे थे। अमित लिखते हैं कि भैया हमारे गांव पहुंचने के टोटल 3 रास्ते हैं। उन 2 रास्तों पर कब्रिस्तान है और एक रास्ता नॉर्मल था, तो हमने वो नॉर्मल वाला रास्ता चूज किया गांव पहुंचने के लिए। अभी इन दोनों को अपने गांव के करीब पहुंचते पहुंचते कोई रात के 9 बज चुके थे। अब देखो, जिस रास्ते से ये लोग आ रहे हैं उसी रास्ते पर एक पीपल का पेड़ पड़ता है और उस पीपल के पेड़ से कोई 40-50 मीटर पहले एक रास्ता कटता है जो अमित की गांव की ओर जा रहा है। अब देखो, गांव देहात में रात के 9 बजे सब लोग खा पी के सो जाते हैं। भाई रोड पर एकदम सन्नाटा पसर जाता है।
उस पूरे रास्ते बस इनकी ही मोटरसाइकिल थी रोड पे। ये बताते हैं कि जैसे ही हम लोग उस टर्न के पास पहुंचे, हमें ना उस पीपल के पेड़ से किसी की बहुत ज्यादा दर्द भरी आवाज सुनाई दी और वो लगातार मदद के लिए चीखे जा रहा था। अब यहाँ अमित और सोनू दोनों को बहुत ज्यादा डर लग गया। सोनू यहाँ मोटरसाइकिल की रेस देते हुए सीधा उसे अमित के घर के सामने जाके रोकता है। अब यहाँ पहले अमित बाइक से उतरा और फिर सोनू भी उतर गया। ये बोलता है कि भाई अभी मुझे अपने गांव जाने के लिए वहीं पीपल वाला पेड़ पार करना पड़ेगा। अब मुझे बहुत डर लग रहा है, इस समय जाने का मन नहीं कर रहा है। आज मैं तेरे घर पे रुक जाता हूँ और कल सुबह उठ के चला जाऊँगा। तो अमित बोलता है कि हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आज मेरे घर पे आराम कर ले। अब ये दोनों चुपचाप अमित के घर पे खाना खाते हैं और फिर चारपाई पर लेटकर आराम करने लगे। पर भाई अभी तो खेला जस्ट शुरू हुआ था। अमित आगे लिखते हैं कि बहुत ज़्यादा थके होने के कारण मैं और सोनू मतलब आसपास ही बेड लगा के बहुत गहरी नींद में सो चुके थे। और तभी रात के करीब 1 बजे ना मेरी नींद खुल जाती है। अमित यहाँ एकदम क्लियरली सुन पा रहे थे कि इनकी छत पर 3-4 लोग इधर से उधर भागे जा रहे हैं। अब अमित यहाँ चुपचाप कुछ सेकंड वेट करते हैं कि शायद वो भागना बंद हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है। और तभी अमित अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन करके जो बाजू में सोनू सोया हुआ था उसे जगाने के लिए उठते हैं। और ये जैसे ही उठे ना, इनको अपने ठीक ऊपर सीलिंग पे किसी एक आदमी की आकृति बनी हुई दिखाई दी। अब जहां पर वो आकृति बनी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि ठीक उसके ऊपर जो छत है उसी स्पॉट पर कोई बहुत जोर जोर से पैर मार रहा है। अमित बताते हैं कि इस टाइम पर ना मैं एकदम फ्रीज हो गया था। मतलब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सोनू को जाके उठाऊं। मैं ब्लैंकेट लेके अपने मुंह पर डालता हूं और भगवान का नाम लेते लेते चुपचाप बस सोने की कोशिश करता हूं। मतलब मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। अब जब सुबह हुई तो सोनू उठ के अपने घर चला गया और अमित ने ये सारी बात जो उनके साथ फैक्ट्री में हुई और फिर कल रात को और जो कुछ भी हुआ वो सारी बात अपने घर वालों को बताई। अब इसके घर वाले अमित को लेके इनके गांव के पास जो मजार थी वहाँ पहुँचते। वहाँ पर जो मौलवी बैठे थे उन्होंने देखा और ये बोला कि जिस फैक्ट्री में तुम काम कर रहे हो वहाँ पर 4 आत्माएं भटक रही हैं। उन सबकी अकाल मृत्यु हुई है और वो किसी न किसी को अपने साथ ले जाना चाहती है। उनको मतलब एक शरीर चाहिए जिसमें वो समा सके। इसके बाद उस मौलवी ने इनके हाथ पे एक काला धागा बांधा और साथ में एक पानी दिया पीने को कि इसे लगातार 11 दिन तक पीना है जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक ना हो जाओ। अब वो पानी पीने के साथ ही शाम तक अमित की हालत में सुधार हो गई। इसकी तबीयत वगैरह नॉर्मल होने लगी थी। पर जो सोनू लड़का इसे छोड़ने आया था ना, वो अपने घर जाने के बाद एकदम बुरी तरीके से बीमार पड़ गया। अब 2 दिन के बाद थोड़ा ठीक होके अमित फैक्ट्री पहुंचता है और वहां पहुंचने पर इसे पता चला कि भाई सोनू जब से इसे छोड़ने गया था इसके गांव पे, उसके बाद से वापस आया ही नहीं है फैक्ट्री। अमित यहाँ सोनू को कॉल करता है और फिर सोनू ने कुछ बताया। वो बोलता है कि भाई मुझे ना अपने आसपास 3-4 लोग दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे यार। और फिर आगे सोनू बताते हैं कि कल दोपहर को जब मैं सो रहा था तब अचानक से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि मेरी डेड बॉडी मेरे घर में पड़ी हुई है थोड़ी दूर पे। मेरे सारे घर वाले मेरी डेड बॉडी के पास बैठ के रो रहे हैं और जो मेरा कजन भाई था वो मेरे बेड के जस्ट बाजू में बैठ के मेरी अर्थी तैयार कर रहा था। इस समय मैं उठ के अपने घर वालों के पास जाना चाहता था पर मेरी बॉडी पूरी तरीके से फ्रीज हो गई। ऐसा लग रहा था कि किसी चीज ने मुझे जकड़ के रख लिया है। मैं कोई मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा था। मैंने जैसे तैसे बहुत कोशिश करके अपने कजन भाई की ओर देखा और ना एक बहुत धीमी आवाज में उससे पूछा कि भाई क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। और तब जो मेरा कजन भाई था वो मेरी ओर मुड़ के देखता है। मैं उसकी आंखों में देख रहा हूं कि भाई कुछ बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है, पर देखते ही देखते ना उसकी आंखें पूरी तरीके से सफेद हो गई। अब वो मंजर इतना ज्यादा भयानक था कि मैं वहीं बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि सारे लोग मतलब जो घर वाले सब नॉर्मल हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ ये बात, पर मुझे पता है वो विश्वास नहीं करेंगे। मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। और फिर सोनू बताते हैं कि उसी रात जब मैं सो रहा था तो मुझे प्यास लगी और मैं उठ के पानी पीने किचन की ओर जाने वाला था। पर जैसे ही मैं बेड से उठा मैंने देखा कि वहीं 4 लोग जो मेरे आसपास मंडरा रहे थे दिन के टाइम, उन्होंने मेरे घर का जो गेट है उसका पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है।
मैं जब हिम्मत करके उठ के उस गेट से जाने लगा तब उन्होंने मुझे अपने बेड पे पटक दिया और पटक के बहुत ज़्यादा मारा मुझे। भाई अमित, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ यार, कुछ बताओ, कुछ उपाय बता। अब अमित तो यहाँ एक दिन पहले ही इन सब चीज़ों से गुजर के आया था कि भाई मौलवी ने बोला था कि वो स्पिरिट्स रहती है तुम्हारी फैक्ट्री में, तब इसे लगा कि शायद वही स्पिरिट सोनू को हॉन्ट कर रही है। अमित यहाँ अगले ही दिन सोनू के घर पे पहुँचता है और फिर सोनू ने यहाँ अमित को अपनी पीठ दिखाई। भाई अमित देखता है कि उसके पीठ पर बहुत ज़्यादा चोट के निशान है। ये भी देखा कि किसी ने अपने नाखून से बहुत तेज स्क्रैच कर रखा है उसके पीठ के ऊपर। अमित यहाँ सोनू को बोलता है कि भाई काम कर, तो फटाफट चल मेरे साथ, मेरे गांव के पास जो मज़ार है वहाँ पर वो मौलवी बाबा बैठते हैं, वो ठीक कर देंगे। अमित यहाँ सोनू को लेकर उस मज़ार पे पहुँचता है और फिर जब मौलवी ने सोनू को अपने सामने बैठाया, अपनी क्रिया स्टार्ट की, तब सोनू के अंदर से 5-6 लोग एक साथ बोलने लगे और वो इतनी भयानक आवाज़ में बोल रहे थे कि मौलवी भी एक टाइम के लिए एकदम सतर्क हो गया। वो बोलता है कि देखो ये ना जो भी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मेरे बस की बात नहीं है। मैं एक तांत्रिक का पता देता हूँ, उनसे जाके तुम लोग दिखाओ, वो शायद सोनू को ठीक कर पाए। अब यहाँ अमित के एक चाचा, सोनू और सोनू के भैया, ये 4 लोग पहुँचते हैं उस तांत्रिक के पास। वो तांत्रिक सोनू को एक घेरे में बैठाता है और भाई जैसे उसने अपनी क्रिया स्टार्ट की ना, सोनू ऐसे एकदम हवा में उठ गया और उन्हीं 4-5 लोगों की आवाज़ में बहुत गंदी गंदी गालियाँ देने लगा तांत्रिक को। तब तांत्रिक ने बोला कि परसों अमावस्या है, आप इसको परसों लेके आइएगा, तब मैं क्रिया करूँगा। और उस क्रिया को करने के लिए कुछ सामग्री लिखी और बोला कि साथ में 4 मुर्गे भी लाइएगा, उन मुर्गों की बलि देनी होगी मुझे। और इन 2 दिनों के लिए उसने सोनू के कमर में एक काला धागा बांध दिया। हमारे साइड शायद उसको नाड़ा बोलते हैं। वो नाड़ा बहुत कस के इन्होंने सोनू के कमर में बांधा और जो इसके साथ इसके घर वाले आए हुए थे उनको बोला कि किसी भी हालत में इसको अकेले मत छोड़िएगा आप लोग, जब तक मैं पूरी क्रिया खत्म ना कर दूं। अब उस दिन तांत्रिक से मिलके ये लोग सोनू को लेके वापस घर आ जाते हैं और अमित चला जाता है फैक्ट्री में दोबारा काम करने के लिए। अभी उस तांत्रिक क्रिया में 2 दिन का समय था और अमित के सुपरवाइजर ने बोला कि देखो सोनू तो ऐसी छुट्टी पर है, तो तुम भी छुट्टी पर मत जाओ, तुम आके एटलीस्ट काम कर लो, ताकि ये फैक्ट्री का जो हमारा पूरा प्रोसेस है ये इंटरप्ट ना हो। अब यहाँ सुपरवाइजर ने अमित को बोला कि तुम ना अभी डे शिफ्ट में ही काम करो, जब पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे तब मैं देखूंगा कब तुमसे रात में काम करवाना है। अब उस दिन सुपरवाइजर क्या करता है कि जो भी वहाँ पर वर्कर्स थे उनको सब इंस्ट्रक्ट करता है कि ऐसे ऐसे करना, मुझे किसी काम से लखनऊ जाना है और मैं शाम तक वापस आऊँगा। ये बोल के सुपरवाइजर लखनऊ चला गया। अब देखो जो भी सोनू और अमित ने एक्सपीरियंस किया था ये बात वहाँ के वर्कर्स में फैल चुकी थी अच्छे से एकदम। तो सुपरवाइजर के जाने के बाद अमित बाकी 2 वर्कर से बोलता है कि भाई वहाँ ऊपर वाले ऑफिस में एक बार चल के देखते हैं यार, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वहाँ पर ना कोई रहता है और कभी कभी मुझे ऐसा ही फील हुआ कि वो मतलब ऊपर से हम लोगों को देख रहा है। इसके बाकी दोनों वर्कर्स ने भी एडमिट किया कि भाई सेम हम लोग को भी यही फील होता है। अभी अमित बोलता है कि पर ये बात सुपरवाइजर या किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ये तीनों सीधा उस ऑफिस से पहुंचते हैं जो ऊपर वाले फ्लोर पे था। अमित बताते हैं कि उस ऑफिस की सिर्फ कुंडी लगी थी, तो कुंडी खोल के हम तीनों अंदर घुस गए। अब उस ऑफिस के हर तरफ एकदम धूल जमा हुआ था। हमने तो आज तक किसी को भी ऑफिस के अंदर आते जाते नहीं देखा, पर जब हम वहां पहुंचे तब भाई हमने पाया कि जो ऑफिस का चेयर है ना, उस पर किसी के पैरों के निशान थे। अभी हमको समझ ही पाते कि इससे पहले ही ऑफिस के अंदर का पंखा चालू हो गया। अब भाई जैसे ही पंखा चालू हुआ हम तीनों बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि हम में से किसी ने भी फैन को ऑन नहीं किया था। ये लिखते हैं कि उस पूरे ऑफिस के एटमॉस्फेयर इतना भारी था, इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था कि हम वहाँ ज़्यादा देर रुक ही नहीं पाए। अब ऑफिस से निकलने से पहले हमने वो फ़ैन ऑफ करने की कोशिश की, पर स्विच ऑफ करने के बाद भी वो फ़ैन बंद नहीं हुआ। हम तीनों को लगातार उस ऑफिस में किसी चौथे आदमी की प्रेजेंस फील हो रही थी। हम बिना टाइम गंवाए सीधा ऑफिस से बाहर निकलते और उस कुंडी को लॉक कर दिया जैसे वो पहले लॉक था। अब ये चुपचाप वापस नीचे आके मशीन पर दोबारा काम करने लग गए और इस घटना के बारे में इन्होंने किसी से भी कोई जिक्र नहीं किया। अब ये आज का दिन पूरा ऐसे निकलता है और अगली रात को, मतलब जो नेक्स्ट डे होगा उसका जो रात पड़ेगा वो अमावस्या की रात है और उसी रात को वो तांत्रिक सोनू के ऊपर क्रिया करने वाला था जिससे उसे उन आत्माओं से मुक्ति मिल जाए। अब सुनना क्या होता है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्री के जस्ट बाहर रूम बने हुए हैं वहाँ के वर्कर्स को रहने के लिए।
तो उन्हीं एक रूम में फैक्ट्री के अंदर साफ सफाई करने वाली एक दीदी भी रहती थी। उन दीदी का एक बेटा साथ में ही रहता था। अब अगली सुबह जब अमित और उसके बाकी साथी अभी सो ही रहे थे कि अचानक इनको अपनी उस दीदी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। एकदम सुबह सुबह का टाइम था। उस दीदी के चिल्लाने की आवाज सुन के इन सबकी नींद खुल जाती है। अब ये सब जैसे ही उठ के बाहर निकले तब ये देखते हैं कि दीदी अपने बेटे को लेके वहीं बाहर बैठी हुई है। उनका बेटा बेहोश पड़ा है। इन लोगों ने उनके बेटे के मुंह पर पानी का छींटा मारा और उसे ले जाके बेड पे लेटाया। और कोई आधे घंटे के बाद उस लड़के की आंख खुली। आंख खुलने पर उस बच्चे ने बताया कि सुबह उठकर वो फैक्ट्री के पीछे जो बेसिन बना हुआ है वहां खड़े होकर ब्रश कर रहा था। अभी ज्यादा उजाला हुआ नहीं था, सुबह के 5 ही बज रहे थे। और तभी वो बच्चा देखता है कि इसकी ओर ना एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी, उसके एकदम नाखून बड़े हुए, बाल एकदम लंबे लंबे, ये चेहरे का एक साइड पूरा काला, वो इसकी ओर एकदम धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब जैसे ही उस लड़के ने उस आदमी के भयानक चेहरे को देखा, ये वहीं पर चिल्ला के बेहोश हो गया। अब चिल्लाने की आवाज सुन के दीदी पहुंची अपने बेटे को देखने। तब ये पाती हैं कि इनका बेटा बेसिन के पास बेहोश पड़ा हुआ है। अब पहले से ही दीदी ने इतना कुछ सुन रखा था कि भाई यहाँ अमित और सोनू के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और मतलब फैक्ट्री के अंदर ये माहौल है। तब इन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। और ये उसी दिन अपने बेटे को लेके गांव चली जाती है। अभी देखो सुबह सुबह ये सब हुआ और आज रात को ही वो तांत्रिक सोनू के लिए क्रिया करने वाला था। शाम तक काम वाम खत्म करके जैसा तांत्रिक ने बोला था 4 मुर्गे को लेकर सोनू के और अमित के घर वाले पहुंचते उस तांत्रिक के पास। तांत्रिक यहाँ फिर से सोनू को सर्कल के अंदर बैठाता और उसने क्रिया शुरू की। अब क्रिया खत्म होने के बाद उसने 4 मुर्गों की बलि दी। अब जैसे ही मुर्गों की बलि दी ना, भाई साहब ये सब लोग देखते हैं कि सोनू अपनी जगह से उठ के कच्चा ही उन 4 मुर्गों को खा गया। मतलब ऐसे मांस को फाड़ फाड़ के खा रहा था जैसे कितने सालों से भूखा हो। तांत्रिक ने अपनी क्रिया खत्म की और बोला कि देखो अभी के लिए तो मैंने उन आत्माओं को जो है बांध दिया है अपने मंत्रों द्वारा। मैं फिलहाल कुछ मिश्री के दाने दे रहा हूँ और ये मिश्री रोज सुबह सुबह सोनू को खिलाना है। और ठीक अगली अमावस्या को मैं 4 और तांत्रिक को लेके आऊंगा और हम एक बड़ी पूजा करेंगे। उसके बाद ही सोनू को पूरी तरीके से इन सबसे मुक्ति मिल सकती है। अब भाई पूरा झाड़ फूक होने के बाद ये लोग सोनू को घर लेके आते हैं। घर पर ही उसकी देखरेख स्टार्ट हो गई। 2 दिनों तक सोनू ने वो मिश्री खाया। इसकी हालत थोड़ी नॉर्मल रही, पर तीसरे दिन से इसे बहुत तेज फीवर चढ़ जाता है। और भाई जैसे जैसे दिन पास हो रहा था इसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ते गई। 5वें छठे दिन आते आते सोनू ना एक अलग ही आवाज़ में अपने घर वालों से बात करने लगा। घर वालों को ऐसा लग रहा था कि भाई ये इनका सोनू है ही नहीं, कोई और ही इसके अंदर से बोल रहे हैं। अब एकदम ये चिड़चिड़ा सा रहने लगा। कभी कभी दोपहर में जाके अपने बिल्कुल छत के एज पे खड़ा हो जाता। फिर जब नीचे से लोग देखते तो उसको ऐसे डांटते और फिर इसके घर वाले जाके उसे नीचे लेके आते। अब 6 दिन बीतते बीतते हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि भाई ये ना जहाँ पर इसका बेड है वहीं पे टॉयलेट करता, पॉटी करता सब कुछ, और उन टॉयलेट पॉटी को फिर ये खाने लगता। भाई स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि सोनू के शरीर को कोई चूस रहा है, एकदम सूखते जा रहा था। अब इसी बीच इसके घर वाले बात कर रहे होते कि तांत्रिक ने तो अमावस्या की रात बोला है क्रिया करने के लिए, उनके इस क्रिया में अभी काफ़ी दिन है, तो हम लोग कल किसी अच्छे पंडित को घर पे लेके आते हैं और उनसे बोलते हैं कि सोनू पे अपना कुछ क्रिया करके इसे नॉर्मल करें। अब ये सब बात शाम को डिस्कस करने के बाद सोनू के घर वाले रात को खाना खा के सो जाते हैं। सोनू की जो माँ थी वो इनके साथ ही सो रही थी। अब अगली सुबह सब लोग सो के उठे, पर भाई सोनू नहीं उठा। ये लोग देखते हैं कि सोनू की डेथ हो चुकी है। वो जो भी स्पिरिट थी सोनू के अंदर, वो इनके प्लानिंग को सुन रही थी कि ये अगले दिन एक पंडित लेके आने वाले मेरे ऊपर क्रिया करने के लिए। बाद में इन लोगों ने फ़ोन करके तांत्रिक, पंडित सबको बुलाया। उनको लगा कि शायद हम कुछ करेंगे, मतलब ये लोग कुछ क्रिया करेंगे तो इनका सोनू उठ जाएगा। अब वो लोग भी आके अपना कुछ फॉर्मेलिटी करते हैं, क्योंकि उनको तो देखो ऑलरेडी पता था कि ये मर चुका है, पर इनके परिवार के संतावना के लिए इन्होंने अपना जो भी क्रिया था वो सब किया। पर कोई फायदा नहीं हुआ भाई, सोनू जा चुका था। अब एग्जैक्टली हुआ ये था जो मुझे अमित ने लिख के बताया है कि भाई जिस जगह पर वो फैक्ट्री बनी हुई है वहाँ आसपास के लोग ऐसा बोलते हैं कि उस फैक्ट्री के मालिक ने अपने 4 मजदूरों को मार के उधर ही गाड़ दिया था। ये इंसिडेंट काफ़ी पुराना है
और उसके अगले कई सालों तक उस फैक्ट्री पर मतलब हर साल इनका रिचुअल था कि उस पंडित को बुला के हवन वगैरह करते थे। पर ये हवन जो फैक्ट्री के मालिक थे उनके भाई कराया करते। ठीक 2 साल पहले फैक्ट्री के मालिक के भाई की भी डेथ हो जाती है बहुत अनयूजुअल तरीके से। ये अपने उसी ऊपर वाले ऑफिस में मृत पाए गए थे। अब जब से उनकी डेथ हुई थी इस फैक्ट्री की धरती पर कोई पूजा नहीं हुआ था, क्योंकि जो फैक्ट्री का ओनर था वो साल या 1.5 साल में एक बार कभी आता, वो भी 2-3 घंटे यहाँ बिताने के बाद वापस चला जाता। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अपने भाई को दे रखी थी। भाई के बाद सुपरवाइज़र ये सब देखता था, पर सुपरवाइज़र के हाथ में इतना नहीं था कि भाई ऐसे प्रॉपर हवन वगैरह करवाए। 2 साल से उस ज़मीन पर हवन नहीं हुआ था और इसी कारण वो जो स्पिरिट्स थी वो एक्टिव हो चुकी थी। अब जैसे ये सब बात खुल के आई, भाई कोई वर्कर वहाँ काम करने को तैयार नहीं। अमित बताते हैं कि भैया आज के टाइम पर वो फैक्ट्री बंद पड़ी है। उस सुपरवाइज़र ने मालिक के साथ मिलके 2-3 बार उसे रीस्टार्ट करने की कोशिश की, पर वहाँ पर कोई भी वर्कर मतलब 2-3 दिन के लिए जाता, 4 दिन 1 सप्ताह बिताने के बाद वो वापस छोड़ के आ जाता। ना इनको वर्कर मिला, ना वो फैक्ट्री दोबारा स्टार्ट हुई। आज वो फैक्ट्री का शटर गिरा हुआ है, पूरा एरिया एकदम वीरान सुनसान पड़ा है। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।